प्यारे बच्चों, अब अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा। और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का हीरो बेटा। मैंने कहा था इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर आप नोट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन की डिटेल बात करेंगे इसके। दूसरा पढ़ेंगे बेटा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस तरह से इफेक्ट डालता वो पढ़ा जाएगा। और चौथा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से रिएक्शन रेट पे इफेक्ट डालता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत आसान सी बात है, इसका एग्जांपल आप जरूर नोट करेंगे। कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती। इसका बढ़िया एग्जांपल बेटा, इन द रेनी सीजन रस्टिंग ऑफ द आयरन इंक्रीज। रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे पे जंग लगना की जो प्रोसेस होता है, रस्टिंग ऑफ द आयरन इंक्रीज हो जाती है। बरसात के दिनों में क्यों बढ़ती है? क्योंकि बरसात के दिनों में एनवायरमेंट में रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, मॉइस्चर ज्यादा होती है, वाटर ज्यादा होता है, तो वो रस्टिंग के लिए कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। और एक ड्राई सीजन होता है उसमें कम होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है और ग्राफ से समझ सकते हैं अपन। ये कंसंट्रेशन टाइम कर्व है बेटा। रिएक्टेंट्स शुरू में तो ज्यादा होते हैं, तो रिएक्शन जो रेट होती है, कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन है ज्यादा होती है, ठीक है ना। और टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, टाइम के साथ कम होती जाती है। तो प्यारे बच्चों, रिएक्शन रेट जो होती है, ठीक है ना, तो कम हो जाती है। तो अपन लिखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। कोई चीज ज्यादा होती है, बाल्टी में पानी ज्यादा भरा तो ज्यादा तेजी से गिरता है पहले, और जो कम होता है या पैसे जेब में ज्यादा आ जाए तो ज्यादा खर्च करता है पहले। तो जब पैसे कम हो तो सोचता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो खर्च करने की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है प्यारे बच्चों। तो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। और वो एग्जाम्पल देना है रेनी सीजन वाला। इन रेनी सीजन, ठीक है ना, स्पीड ऑफ रस्टिंग इंक्रीज। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। फर्स्ट था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है बच्चों इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। दूसरा फैक्टर कौन सा है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात सिखा दूं। सरफेस एरिया, कोयला एक तो बड़ा कोल का पीस ऑफ कोल बड़ा है, और एक उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो उसका जो बुरादा होता है वो जल्दी जलता है। क्योंकि छोटे छोटे पीस कर दो, किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देने पर उसका एरिया बढ़ जाएगा। भाई इसका एरिया तो पूरा आएगा और छोटे टुकड़ों में ये एरिया एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो स्मॉल पीसेस में कोई चीज हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। वो सामने एग्जांपल है इसका, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल आप एक सिंपल लिखेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। एग्जांपल दे देंगे, पीस ऑफ कोल बर्न easily while big piece is not burn easily। बहुत सिंपल सी बात है। बड़ा टुकड़ा है वो जलेगा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े कर दो उसके, वो आराम से स्पीड से जल जाएगा। ये था सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट करिए बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो हो गया था। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये ध्यान रखना है। कभी कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, वो केवल इनिशिएट करता है। पढ़ना आप स्टार्ट करोगे, टीचर क्या करेगा, हम क्या करेंगे, आपको इनिशिएट करेंगे, भाई पढ़ो।
हम आपको स्पीड बढ़ाएंगे। हमारा काम पढ़ना नहीं है, हमारा काम है पढ़ाई की स्पीड बढ़ाना। तो कैटलिस्ट है खुद पार्टिसिपेट नहीं करते पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, तो आइए बात करते हैं ग्राफ से। ये ग्राफ बनाना जरूरी है। कोई भी रिएक्शन होती है बच्चों, उसको इस पहाड़ से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ये है एनर्जी और ये टाइम कर्व है बच्चों। टाइम के साथ रिएक्शन की क्या होती है, प्रोग्रेस होती है यार बच्चों। तो ये कोई भी रिएक्शन है, उसको इस पहाड़ से गुजरना पड़ता है। यहाँ कौन बैठा है बेटा, रिएक्टेंट। यहाँ पहुंच जाओगे तो क्या होगा रे बच्चों, क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट। और ये जो बीच में है, ये पहाड़ जो है, ये होता है एनर्जी बैरियर, रुकावट है। ये होता है आपके एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये पहाड़, ये एनर्जी बैरियर है, ये अभी ज्यादा है। यहां लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एब्सेंस में पहाड़ बड़ा है। अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कर देते हैं, इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं, ये पहाड़ छोटा हो जाता है। ये है बेटा, यहां लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंट में पहाड़ छोटा हो गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। इसका मतलब बहुत सही है, छोटा पहाड़ होगा तो जल्दी पहुंचेंगे बच्चों। बस यही काम है। कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट। हाउ ए कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है, आईआईटी का क्वेश्चन है। हाउ ए कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, आंसर क्या होगा, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये लाइन लिखनी है, कैटलिस्ट, कुछ लिखो ना लिखो, ये ग्राफ बना हुआ होना चाहिए। लाइन लिखी हुई तो मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। कैटलिस्ट डिक्रीज, डिक्रीज रेट ऑफ, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तो ये लिख देते हैं, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड increase rate of reaction, increase rate of reaction। तो वो क्या करता है बेटा, एनर्जी बैरियर जो होता है, रुकावट जो होती है, उसको कम कर देता है, तो पहुंच जाता है जल्दी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बनाना और ये लिखना है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इस पहाड़ को छोटे करने पर कैटलिस्ट रेट को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी की रुकावट है। और एग्जाम में लिखते हैं एक्टिव का मतलब फास्ट होता है, तो लड़के जो टप नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ज़्यादा कहाँ से होगी, एक्टिवेशन एनर्जी तो पहाड़ है, तो पहाड़ छोटा होना चाहिए जब अपन जल्दी पहुँचते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो वर्ड्स पे साइंस में नहीं जाना चाहिए बेटा। और चौथा और लास्ट फैक्टर है बेटा, जिसकी आपको पढ़ना है, जनरली जो आता है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको अच्छी तरह पता क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी, रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। एक्टिव होंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, और स्पीड बढ़ जाएगी। तो सिंपल कहेंगे, एंड वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज कोलाइड बिटवीन, कोलिजन कह सकते हैं अपन, टक्कर को होते हैं ना, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड से स्पीड बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल बात है। और जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्स डबल्ड और ट्रिपल्ड हो जाती है। तो अपन कहेंगे टेम्परेचर, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, बिकॉज कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज,
ठीक है ना। और मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी का रेट कांस्टेंट बड़ा KT, और या 0 डिग्री पे ले लेते हैं, 0 डिग्री पे KT है और 10 डिग्री पर क्या होगा, KT प्लस 10 डिग्री हो, मान लो 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, KT प्लस 10 जो अपने बढ़ाया है, और KT का जो रेशियो होता है वो होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और उसमें रिएक्शन कितनी हो जाती है बेटा, डबल्ड और ट्रिपल्ड। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड और ट्रिपल्ड हो जाती है। इसको एक्सप्लेन किया जाता है आर्हेनियस थ्योरी से आगे। तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो सामने आप क्यों, क्योंकि कोलाइड्स बढ़ जाते हैं। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, एंड रेट लॉ। अब क्या पढ़ेंगे अपन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो हेडिंग लगाएंगे आप मेरे साथ, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के से दिखाया जाएगा रेट कांस्टेंट। बेटा मान लीजिए एक रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, A और B प्रोडक्ट देते हैं, तो इसका रेट लॉ क्या है याद करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to concentration कर दो, मोलर कंसंट्रेशन कर दो, एक ही बात है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। याद करो एक्टिव मास होता है, इसकी रेट लिखनी है तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट से ही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। याद करो ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को दिखाता है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यही तो है हीरो के, concentration of A and concentration of B. Yes, here the K is the rate constant. K is, what is K? K is rate constant. या स्पेसिफिक रेट, हर रेट का अपना कांस्टेंट होता है, उसको K से दिखाया जाएगा। इसकी यूनिट है वो भी निकाल सकते हैं बेटा, और इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि अपन सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 कर दें, व्हेन सपोज कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए बच्चों, यूनिटी हो जाए, क्या यूनिट कंसंट्रेशन 1 हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए सबकी 1, तो क्या हो जाएगा रेट, बताओ फिर आप। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, और ये हो गया सारे 1, यानी ये 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ही बन जाएगी, के बन जाएगी। और के क्या अच्छी तरह से जानते हो आप, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या बन जाएगी बेटा, RXN, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। अब बेटा ये था, और यूनिट निकाल लेते हैं अपन, इसकी जनरल यूनिट बना लेते हैं, बहुत ही आसान। तो वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट निकाल लेते हैं इसकी, यूनिट ऑफ के मतलब कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम हो गया, और
ये हो गए आपके, मान लीजिए के है कंसंट्रेशन है ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंटिन्यू ना, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन और विद टाइम का हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के। ये भी प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की मान लीजिए पावर आपके जो है जाए इसकी ए और इसकी बी, तो यहाँ आ जाएगा ए और बी, मान लीजिए कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये पावर जो है ऐड हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। तो जब बेसिस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो सिंपल बात है, कंसंट्रेशन तो हो गई, टाइम को ऊपर ले जाओ, टाइम इनवर्स हो गया इक्वल्स टू के हो गया, और कंसंट्रेशन है और ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड जाएगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हो गया टाइम इनवर्स इक्वल्स टू के, और ये नीचे ले जाओगे तो ये भी कंसंट्रेशन है, देखो ऊपर भी कंसंट्रेशन है, और ये ए प्लस बी, तो कुछ क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन तो हो गई, और उसके बाद में ये हो जाएगा ए, 1 माइनस पावर लेस कर दो, 1 माइनस ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा टाइम इनवर्स। तो ये इसकी बेसिक यूनिट हो जाएगी और टाइम इनवर्स। और यदि कंसंट्रेशन को किस में दिखाते हैं याद करो, के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, क्या होती है तो मोल पर लीटर हो जाएगा 1 माइनस जो भी है ए और बी क्या है पावर है, मान लीजिए 10 की पावर 2 या 3 है तो वो हो जाएगा, और क्या टाइम किस में निकालते हैं सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। बस जिस टावर को ये फॉर्मूला आता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकता है। मान लीजिए बहुत सिंपल निकलवाता हूं आपसे, किसी की पावर का सम यदि जीरो हो, केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे आगे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर आगे का टॉपिक यही है ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर की यूनिट निकालनी है तो यहाँ जीरो रख देना। यदि किसी की पावर का सम 1 आ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। किसी की पावर का सम यदि 2 आ रहा है तो उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये आप यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर की यूनिट निकालनी है तो बोलो क्या होगा कि मोल पर लीटर, 1 माइनस जीरो रख देंगे बेटा यहाँ पर, और सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की का यूनिट क्या होगी के इक्वल्स टू, ध्यान देना मोल, ये तो लगा है, और लीटर को पढ़े लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये पहचान हो जाएगी जीरो ऑर्डर की यूनिट। इसी तरह से कोई बच्चा फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने कोर्स में है, पूरी डिटेल पढ़ाई है उसकी, ठीक है ना, तो उसकी यूनिट निकालनी है तो टेबल रखने की जरूरत नहीं है। तो देखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये पावर का जो सम है, ये सम ऑफ पावर का जो सम है 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी यूनिट क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ पहले का आप इसको, ये आपको नॉट है तो सब नॉट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में यदि अपन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जिसकी पावर का सम 1 हो, तो बस के इक्वल्स टू मेन फॉर्मूला वही है, मोल पर लीटर हो गया रे पप्पू, 1 माइनस 1, ये पावर इसका 1 रख दिया, और सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 1 क्या जीरो हो गया, तो ये जब जीरो हो जाता है तो क्या हो गया बेटा, के इक्वल्स टू किसी का पावर जीरो हो तो क्या हो जाता है 1 बन जाता है, और सेकेंड इनवर्स तो गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 की कोई यूनिट नहीं तो यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम का इनवर्स कर दो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको एन ऑर्डर तक की आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये है बेटा रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट। रेट लॉ क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो सब इस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक अपन का रहेगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।